So this is lecture 7 of modern physics. Lecture 7 of modern physics. Lecture 7 of modern physics. Modern physics. लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया था। पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे इस क्लास में, लेक्चर 7 में, और फिर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ग्राफ्स पढ़ेंगे और फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, परसेंटेज चेंज निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। इफ वेलोसिटी डबल कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया, मोमेंटम 10% से इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया 36% से, पोटेंशियल इंक्रीज किया 2% से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया 4% से, मोमेंटम डिक्रीज किया 2% से। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे परसेंटेज चेंज वाला, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए बोला है या कितना परसेंट डिक्रीज करने के लिए बोला है। अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज चेंज लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a, z टू द पावर b, p टू द पावर q। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसमें जो परसेंटेज चेंज है डेल्टा y अपॉन y, वो हम जो इसका पावर है वो आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे सब में और सबका परसेंटेज चेंज लिख देंगे। माइनस में है तो माइनस ले आएंगे। तो ऐसे करेंगे कब, अगर जो चेंज है वो लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है। लेकिन अगर जो चेंज है वो ग्रेटर देन 5% है, तब हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। बेसिक फार्मूला क्या कहता है? बेसिक फार्मूला कहता है परसेंटेज चेंज निकालने का फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो पहला क्वेश्चन है बोला कि वेलोसिटी डबल कर दिए। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने वेलोसिटी डबल किया तो आपको पता है कि जो लेमडा होता है वो h अपॉन पी होता है। लेमडा होता है h अपॉन पी, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, ध्यान से देखिए, लेमडा यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी आपने डबल किया, तो ये जो चेंज है ये ग्रेटर देन 5% है, तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अब ध्यान से देखिए लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 हो जाएगा v1 बाई v2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, v1 कितना था v और v2 कितना हो गया 2v, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के डबल हो गया। तो अब देखिए लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। तो देखिए लेमडा 2 आ गया लेमडा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब लगाइए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज अभी हमने बोला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल हो गया लेमडा 1/2, इनिशियल था लेमडा 1, देख लीजिए, डिवाइडेड बाय लेमडा 1 इंटू 100। तो यहाँ से निकालिएगा तो ये आ जाएगा -50%। तो आपको ऐसे करना है। ये मेथड कब यूज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, जब जो परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर देन 5% है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% तो हम इसको भी यूज करके देखेंगे। जैसे इस केस में हम यूज कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गया 4% से, तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा में। तो देखिए पहले तो आप लेमडा का फॉर्मूला लिखिए, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के ई। ये फॉर्मूला होता है लेमडा का।
जिससे लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता चलता है। तो यहाँ से देखिए लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी टू द पावर -12। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने बोला कि अगर आपके पास परसेंटेज चेंज लेस देन इक्वल टू 5% है, लेस देन इक्वल टू 5% है, और अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a z टू द पावर b अपॉन p टू द पावर q, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू पावर को आगे ले आएंगे डेल्टा x अपॉन x प्लस में b को आगे लेके आएंगे डेल्टा z अपॉन z प्लस में p, यहाँ ये p टू द पावर q है, ये ऊपर जाएगा तो होगा p टू द पावर -q, तो यहाँ लाएंगे -q डेल्टा p बाई p। तो सिमिलरली आप इसको लिखिए डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू -12 डेल्टा के ई अपॉन के ई। अब ध्यान से देखिए, आपको परसेंटेज चेंज इन लेमडा निकालना था, यही निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया 4% से, तो यहाँ डेल्टा के ई अपॉन के ई का वैल्यू है 4%, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा आ जाएगा -12 इंटू 4%, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा आ गया -2%। बस यही करना है। तो याद क्या रखना है, अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है तो ये हम लगाएंगे, अगर ग्रेटर देन 5% है तो वो बेसिक सा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का, और वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, और बाकी क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बोला मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, तो लेमडा में बताइए लेमडा में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो मोमेंटम 10% से इंक्रीज किया, इनिशियल मोमेंटम p था, फाइनल मोमेंटम p प्लस 10% ऑफ p, यानी कि 10/100% ऑफ 10/100 इंटू p, तो यहाँ से p2 आ गया, p1 पहले था, और लेमडा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो पहले हम ये निकालेंगे लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का रेशियो लिए, तो p1 अपॉन p2, p1 p था, p2 आ गया ये, तो लेमडा 2 आ गया, फिर हम ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज इज 0.1% व्हेन लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट, फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, बोला कि आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज है 0.1%, यानी कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का वैल्यू दिया है 0.1%, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को हम चेंज किए। व्हेन लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट, यानी कि डेल्टा p जो हो गया वो p नॉट हो गया, लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट यानी कि डेल्टा p हो गया p नॉट, तो p इनिशियल बताइए, ये पूछा है, इनिशियल मोमेंटम बताइए। अच्छा, आपको पता है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है, और सिंस जो परसेंटेज चेंज है लेस देन 5% है, तो हम इसको लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा कितना आ गया, -1 को इधर लाएंगे डेल्टा p अपॉन p, यस। अच्छा, मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा p अपॉन p इनिशियल। अच्छा, p इनिशियल ही निकालना है, इसको इधर लेके आइए, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, डेल्टा p नॉट के बराबर है, क्योंकि आपको बोला है कि वेल लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट, तो डेल्टा p नॉट में बदल गया, और डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का भी हम वैल्यू निकाले थे 0.01, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो p इनिशियल आ जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में। सो ये डिफरेंट क्वांटिटी कौन कौन सा है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, लेमडा का ग्राफ पढ़ेंगे मोमेंटम सा, लेमडा का ग्राफ पढ़ेंगे 1 अपॉन मोमेंटम वेलोसिटी के साथ मास कांस्टेंट रख के, लेमडा का ग्राफ पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ मास कांस्टेंट रख के, सिमिलरली लेमडा का ग्राफ पढ़ेंगे 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ मास कांस्टेंट रख के,
लेमडा का ग्राफ, लेमडा स्क्वायर का ग्राफ पढ़ेंगे 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी मास कांस्टेंट रख के, और लेमडा का ग्राफ पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मास और चार्ज कांस्टेंट रख के, और लॉग लेमडा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पढ़ेंगे मास कांस्टेंट रख के। तो देखिए पहले पढ़ेंगे लेमडा का ग्राफ मोमेंटम से। तो लेमडा का वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ, आपको पता है लेमडा होता है एच अपॉन पी फॉर्मूला से। तो लेमडा वाई एक्सिस पे, मोमेंटम एक्स एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका, सो देखिए यहाँ से लेमडा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये ग्राफ बनता है हाइपरबोला। कैसा बनता है? हाइपरबोला। तो ग्राफ ऐसा बन गया। फिर लेमडा वर्सेस 1 अपॉन पी, लेमडा वर्सेस 1 अपॉन पी। तो देखिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए लेमडा इक्वल टू एच इंटू 1 अपॉन पी, दोनों तो सेम हो गया। इसको y लिखिए, इसको x लिखिए। तो यहाँ से देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता तो 1 अपॉन पी जो होता है वो 0 हो जाता और मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाता। मोमेंटम इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, तो वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। फिर तीसरा है लेमडा वर्सेस वेलोसिटी मास कांस्टेंट रख के। तो देखिए लेमडा होता है एच अपॉन एम वी, लेमडा वर्सेस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं मास कांस्टेंट रख के। तो लेमडा होता है एच अपॉन एम वी, मास कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो वापस से जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ तो हाइपरबोलिक बना लेमडा वर्सेस वी में, ये है m1। अगर कोई दूसरा मास ले लेते हैं तो ग्राफ दूसरा बनेगा हाइपरबोलिक। तो आपसे पूछता है m1 m2 का रेशियो। तो पहले आप सुनिए, जो ऊपर वाला होगा m2 वो हल्का होगा, जो नीचे वाला होगा m1 वो भारी होगा। तो याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला भारी होता है। ये तो याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी ऐसा ग्राफ दे तो आप क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। खींचा आपने स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन देखिए लेमडा को कट कर रहा है, तो यानी कि लेमडा सेम हो जाएगा इस केस में। तो देखिए ये हुआ v1, ये हुआ v2। तो देखिए लेमडा कांस्टेंट हो गया और h अपॉन एम वी होता है लेमडा। तो लेमडा कांस्टेंट, h कांस्टेंट, तो मास हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो देखिए इसमें वेलोसिटी किसका ज़्यादा है? v2 का ज़्यादा है v1 से, क्योंकि इधर जाइएगा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो v2 ज़्यादा है v1 से, और m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, इसलिए m1 ज़्यादा होगा m2 से। तो समझ में आया कैसे करेंगे? अगर आपको दो ग्राफ खींच के देख दे और पूछे कि किसका मास ज़्यादा है, तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, जिसको कट करेगा उसको सेम रख करके फॉर्मूला में देखिएगा कौन सेम हो गया, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कौन आगे जाने पर बढ़ रहा है, तो जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया लेमडा वर्सेस वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे लेमडा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। सो देखिए लेमडा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, लेमडा का फॉर्मूला होता है h अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये लेमडा को y पर, काइनेटिक एनर्जी x। तो ये देखिए लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी है, और लेमडा को y माने हैं, काइनेटिक एनर्जी को x माने, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इन्वर्सली इक्वल टू 1 अपॉन x हाफ। तो आप ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n आता है, ध्यान से सुनिए, कभी भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n आता है और n ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n है, n ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा। अगर n बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, n बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, और ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक होगा। n ग्रेटर देन 0 है, जितना ज़्यादा n होगा स्लोप उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप देखिए हमने हाइपरबोलिक कर्व बनाया, एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना, ये m1 ये m2। पूछा है m1 m2 में बताइए कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। वापस से देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इस समय वर्टिकल खींचे, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। अब लेमडा लिखिए, लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के ही। देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, तो लेमडा
तो देखिए लेमडा और मास में रिलेशन देखिए, लेमडा और मास में रिलेशन देखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन मास आ गया। तो मास किसके आ गया, 1/λ² आ गया। तो अब आप देखिए इधर जाइएगा तो लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ेगा तो मास कम होगा, तो λ2 ज़्यादा है λ1 से, इसलिए m1 ज़्यादा होगा m2 से। याद कैसे रखना है, नीचे वाला का मास ज़्यादा, ऊपर वाला का मास कम। अरे जो भारी होगा वो नीचे ही होगा, तो इसलिए m1 का मास ज़्यादा होगा m2 से, याद रखने का। वरना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना करके कांस्टेंट रख करके फॉर्मूला देख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे लेमडा वर्सेस 1/काइनेटिक एनर्जी में मास कांस्टेंट रख के। तो फॉर्मूला देखिए, लेमडा इक्वल टू h/√2 इंटू रेस्ट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे अरेंज करिए, λ/√2 m0 को एक साथ लिखिए और 1/√, काइनेटिक एनर्जी को एक साथ लिखिए। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या 1/काइनेटिक एनर्जी का ही तो ग्राफ बनाना है। लेमडा को y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अरे साहब जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ये तो पैराबोलिक कर्व बनता है, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हमेशा पैराबोलिक कर्व बनेगा। अच्छा अब सुनिए, पैराबोला है तो उसका मुंह खुलेगा, मुंह उधर खुलता है जिसका पावर कम है। तो देखिए x का पावर कम है तो पैराबोला का मुंह x तरफ खुलेगा, तो मुंह उधर खुलेगा जिधर पावर कम है। तो देखिए लेमडा और 1/काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा, और पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा जिसका पावर कम है, तो x का पावर कम है तो पैराबोला इधर मुंह खुलेगा। अच्छा बनना तो चाहिए पूरा पैराबोला, पर हम निगेटिव ही नहीं ले जाएंगे क्योंकि लेमडा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ निगेटिव, कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ हम ऐसे ही बना रहे हैं और इधर डॉट डॉट लगा करके दिखा रहे हैं। तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा जिसका पावर कम है, पावर कम किधर है x का, तो ग्राफ इधर खुलेगा। फिर नेक्स्ट ग्राफ है लेमडा स्क्वायर वर्सेस 1/काइनेटिक एनर्जी का। तो फॉर्मूला लिख करके हम स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और 1/काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा लेकिन ओरिजिन से नहीं। फिर लेमडा वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फॉर्मूला लिखिए लेमडा इक्वल टू h/√2m3v। देखिए मास और q कांस्टेंट रखेंगे, h कांस्टेंट है तो लेमडा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन लॉग लेमडा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, लेमडा इक्वल टू h/√2m के, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, तो लॉग लेमडा इक्वल टू लॉग ये पूरा आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं मॉडिफाई करके लॉग ऑफ h/√2 इंटू रेस्ट मास ऑफ फोटोन। सो इसको हमने अलग करके लिख दिया, लॉग ऑफ h/√2 इंटू m इंटू 1/√, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा लॉग का प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग m इंटू n, तो ये आ जाता है लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग लेमडा इक्वल टू लॉग ऑफ h/√2m प्लस लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐसे लिख लिया, वो रूट अंडर में था तो ऊपर गया तो -12। तो अब आप देखिए लॉग लेमडा इक्वल टू ये -12 आगे आएगा तो -12 लॉग काइनेटिक एनर्जी प्लस लॉग h/√। ग्राफ बनाना है लॉग लेमडा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी, तो लॉग लेमडा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी, ये y ये x, तो ये आ जाएगा इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा स्लोप। तो देखिए y इज इक्वल टू -mx प्लस c। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैथ ये प्लस आ रहा है, पर जो h का वैल्यू है वो तो -34 में होता है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है -31 में, और इसका रूट बाहर जाएगा तो लगभग 15, तो -15 -34, तो ओवरऑल जो इंटरसेप्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम या तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। पॉजिटिव भी आ सकता है कब, जब हम h को नैनोमीटर में लेंगे, इसको माइक्रोमीटर में लेंगे, तब आ जाएगा। तो हम दोनों ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, दोनों ग्राफ बनाएंगे। स्लोप निगेटिव है, स्लोप हमेशा निगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट एक बार पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट एक बार निगेटिव होगा। तो देखिए पहला में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप निगेटिव है,
तो ये ग्राफ बना लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी। फिर स्लोप तो नेगेटिव है पर इस समय इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ग्राफ का सेक्शन खत्म। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करें। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो फॉर्मूला है इसमें वो यही है, H/P H/mv H/√2mke H/√2mq इंटू डेल्टा वी, ये मेन फॉर्मूला है। पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन के लिए H का, मास का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख करके जो उसका कांस्टेंट वैल्यू का है जो वैल्यू रख करके हम एक मॉडिफाई फॉर्मूला बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन से बच सके। तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से H/√2m3। देखिए H भी कांस्टेंट, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √डेल्टा वी। अच्छा ये तो फॉर्मूला आ गया, ध्यान से सुनिए। डेल्टा वी को हम वोल्ट यूनिट में रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो याद रखिएगा, मान लीजिए डेल्टा वी क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले आप उसको वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा तभी इस फॉर्मूले में रखिएगा, तभी आपका आंसर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखे, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √ काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तभी आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपको दिया जूल में, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया जूल में, तो आप पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा, फिर आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। अच्छा कभी कभी क्या होता है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपको क्वेश्चन देगा लैम्डा में, लैम्डा देगा क्वेश्चन में, उसका वैल्यू आप रखिएगा, उसका यूनिट रखिएगा एंगस्ट्रॉम में, तभी आपका डेल्टा वी आएगा वोल्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया लैम्डा दे करके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 150 अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यहाँ वापस से लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम में रखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन के लिए, ये था इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं 0.286 डिवाइडेड बाय √v। वापस से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में रखिएगा तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.286 √ काइनेटिक एनर्जी, वापस से काइनेटिक एनर्जी का यूनिट रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ड्यूट्रॉन के लिए होता है 0.202 डिवाइडेड बाय √v, वापस से वोल्ट में रखेंगे एंगस्ट्रॉम में आएगा, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.202 डिवाइडेड बाय √ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला। सो अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाय √v, वोल्ट में रखेंगे एंगस्ट्रॉम में आएगा, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.101 डिवाइडेड बाय √ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ देखिए 2 आ रहा है अल्फा पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में। अच्छा यहाँ 2 क्यों आया, सब में तो के ही आ रहा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज होता है E, प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है E, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज होता है 2E, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। समझ में आया। फिर न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट ही नहीं होगा, इसीलिए हम इसका एक ही फॉर्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन विल बी H/√2mke, तो इसको लिखेंगे 0.286 डिवाइडेड बाय √ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट रखेंगे तो लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये था स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब हम बात करेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम बात करेंगे
थर्मल इलेक्ट्रॉन के बारे में, थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में, सॉरी न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है। देखिए, जब भी एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि एक हैवी मेटल पे हम न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से जब न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किए, तो यूरेनियम से क्या होता है, हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन निकलता है, बहुत हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन निकलता है, इसको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। अच्छा, इस फास्ट न्यूट्रॉन के एनर्जी को कम करने के लिए जहां पे ये न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है उसके आसपास हम क्या करते हैं, मॉडरेटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हैवी वाटर, D2 मॉडरेटर लगाते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन इस हैवी वाटर यानी कि मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकराता है, तो इस न्यूट्रॉन का एनर्जी कम हो जाता है। पहले एनर्जी ज़्यादा था, मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकराया, एनर्जी कम हो गया, तब ये न्यूट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन करता है विथ सम एनर्जी कम हो गया पर रैंडम मोशन करता है गैस मॉलिक्यूल की तरह। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में रैंडम मोशन करते हैं, उसी तरह से न्यूट्रॉन का जब एनर्जी कम हो जाता है तो वो गैस की तरह रैंडम मोशन करता है, और तब इस न्यूट्रॉन को बुलाएंगे थर्मल न्यूट्रॉन। तो आपको आया कॉन्सेप्ट, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। सो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, इन अ फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियस इमिट हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन जिसको बुलाते हैं। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय मॉडरेटर मॉलिक्यूल, कब, व्हेन न्यूट्रॉन कोलाइड विद द मॉडरेटर मॉलिक्यूल and it behave like a gas molecule, that neutron is called thermal neutron। आया समझ में। अब हम बात करेंगे कि सिंस ये थर्मल न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह घूम रहे हैं और जब भी कोई चीज घूमता है वहां डी ब्रॉगली अपना वेवलेंथ लेके चले आते हैं, तो हम बात करते हैं लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, TN से डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए, लैम्डा क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला है H/√2mke होता है। अच्छा, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, हम बोल रहे हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल ही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा देते हैं थर्मल न्यूट्रॉन पे। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है यहाँ भी तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। तो साहब इसको उठा के रखिए, यहाँ पे 2 से 2 मर जाएगा, तो लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता है H/√3mkt। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, m क्या है, m इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, k क्या है साहब, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जो है टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में रखेंगे। अच्छा देखिए, H कांस्टेंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट, K कांस्टेंट, इन सब का वैल्यू पुट करिए तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन का, दैट इज 30.7 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, कब, जब हम टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज सुनिए, अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल भी तो घूमता है कंटेनर में, और जब भी कोई चीज घूमता है डी ब्रॉगली अपना वेवलेंथ लेके आ जाते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लैम्डा बात करते हैं, तो लैम्डा का जनरल फॉर्मूला होता है H/P = H/ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटू VRMS। गैस मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी हम VRMS लेते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H/√2mke, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT, ये होता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। ये फॉर्मूला है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। तो
काइनेटिक एनर्जी को रखिए आप 3/2 kT, तो यहाँ से आ जाएगा h/√3m/kT। देखिए m क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर जो केल्विन में रखेंगे। ठीक है, आया समझ में। जैसे इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज लैम्डा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस मॉलिक्यूल एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो बोला 927 डिग्री सेल्सियस पे लैम्डा बताइए, और बोला सेम गैस मॉलिक्यूल है, सेम गैस है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा होता है h/√3m/kT लिखते थे, m की जगह मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जगह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा क्योंकि सेम गैस है, Na सेम है, H सेम है, K सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो दो टेम्परेचर दिया है, पहले इसको आप केल्विन में चेंज करिएगा 273 ऐड करके इसमें, फिर आप रेशियो लेकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री टेम्परेचर इज लैम्डा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ था हाइड्रोजन गैस का वो था लैम्डा। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ही लैम्डा बताना है, किसका, ऑक्सीजन गैस का। अच्छा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर सेम कर दिया लेकिन गैस मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू h/√3m/kT होता है, m के जगह पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। देखिए Na कांस्टेंट, K कांस्टेंट और टेम्परेचर भी सेम कर दिया, H कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 32, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, लैम्डा का रेशियो निकाल लीजिए, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस। अच्छा, हीलियम गैस का आपको लैम्डा बताना है कब, इफ आरएमएस वेलोसिटी इज इतना, यानी कि वी आरएमएस दिया है आपको 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी हमने पढ़ा लैम्डा होता है h अपॉन मास इंटू वी आरएमएस, ये होता है लैम्डा होता है h अपॉन मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। तो यहां से देखिए Na को ऊपर करिए, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब फॉर्मूले में डालिए लैम्डा इक्वल टू Na इंटू h अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी आरएमएस। ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा ग्राम में हीलियम गैस का, लेकिन उसको हम केजी में डालेंगे, वी आरएमएस को मीटर पर सेकेंड में डालेंगे। तो देखिए Na आ गया 6 × 10⁻23, H 6.62 × 10⁻34। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 ग्राम, लेकिन इसको केजी में कन्वर्ट किया है, और आरएमएस वेलोसिटी था 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए 3 × 10⁻3। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली प्रेजेंट एट रेस्ट। अच्छा, ये पार्टिकल था जिसका मास m था, इनिशियली रेस्ट पे था। सडनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, अचानक से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्ट्स। अच्छा, पहले पार्टिकल मास था m, रेस्ट पे था, अचानक से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और चलने लगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या इस पार्टिकल के टूटने में क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? नहीं साहब, नहीं लगा है, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। और आपको पता है फोर्स क्या होता है, dp/dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है यानी कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। अच्छा, p इनिशियल जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और p फाइनल दोनों के लिए लिखेंगे तो p1 + p2, यानी p1 + p2 इक्वल टू 0। तो p2 क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ p1। इसका क्या मतलब है कि जो दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम होगा वो पहले पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आप देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p।
दोनों का मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड, और एच सेम है, पी सेम है, तो लेमडा सेम होगा, इसलिए रेशियो 1/1। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई पार्टिकल अपने आप से चलने लगता है, एक बम फटा टूट करके चलने लगा, एक गाड़ी जा रहा था अचानक से उसमें से मास नीचे गिर गया, तो बताइए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का रेशियो, तो आप लगाइएगा 1:1, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट हो तो लैम्डा कांस्टेंट होगा, तो 1:1 रेशियो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें बोला व्हीकल मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, यानी एक व्हीकल था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा से, suddenly some mass decreases then velocity and kinetic energy becomes double, find out new value of de Broglie wavelength। बोला कि अचानक से some mass decreases, कुछ मास डिक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो जाता है इस पूरे कार का यानी व्हीकल का, तो न्यू वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। देखिए ये जो लाइन है ये आपको बहकाने के लिए दिया है। जैसे ही आपने बोला सडनली मास डिक्रीजेस, तो एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, मोमेंटम सेम होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा, तो 1:1 खत्म। जो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो बाद में होगा, इसका तो जरूरत ही नहीं है कि मास डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक मास डिक्रीज करना तो जरूरी है, वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये सब तो ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला कि न्यूक्लियस ऑफ मास एम, यानी कि एक न्यूक्लियस था जिसका मास एम था, इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अच्छा, एक न्यूक्लियस था जिसका मास एम था जो पहले रेस्ट पे था, वो एक फोटोन इमिट करता है और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो पूछा फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन एंड रिमेनिंग न्यूक्लियस। अच्छा ध्यान से सुनिए, फोटोन से अपने आप न्यूक्लियस से अपने आप फोटोन निकला, कोई बाहर से फोर्स लगाया क्या? हमने बोला क्या न्यूक्लियस को, ए भाई साहब न्यूक्लियस फोटोन निकालो, नहीं, अपने आप निकाला, यानी एफ एक्सटर्नल 0 है, मोमेंटम सेम होगा, तो फोटोन और न्यूक्लियस का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो सेम होगा, यानी λ1 = λ2 एज सेम मोमेंटम। दूसरा बोला रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस। अच्छा ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस से फोटोन निकला और आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप एक बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाता है, बंदूक पीछे रिक्वाइल करता है, ऐसे ही पूछा है न्यूक्लियस का रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p² डिवाइडेड बाय 2m, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस के मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मूला आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अच्छा, न्यूक्लियस का मोमेंटम, जो न्यूक्लियस का मोमेंटम होगा वही तो फोटोन का मोमेंटम होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, तभी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम बता रहे हैं आप, यस और नो। और 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस देखिए दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना लिखते हैं? फोटोन का मोमेंटम होता है h/λ ऑफ फोटोन। अच्छा, लैम्डा को न्यू होता है c/λ, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? c/ν, तो यहाँ डालिए c/ν। तो देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया hν/c का होल स्क्वायर, और 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। डन, बहुत बढ़िया। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट बिटवीन 5th टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5th, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन 5th से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, 5th टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। पहले तो आप इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन 5th से ग्राउंड पे आ रहा है, आपने बोला आने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाओ ग्राउंड पे, नहीं बोला ना, यानी एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है तो फोटोन और रिमेनिंग एटम का वेवलेंथ सेम होगा, तो λ1 = λ2, दोनों का रेशियो 1:1, ये हो गया। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन आपसे, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग एटम। अच्छा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ दिया, यानी देखिए मोमेंटम इनिशियल = मोमेंटम फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि पहले तो ट्रांजिट नहीं हुआ था,
और फाइनल मोमेंटम किसका होगा, फोटोन का प्लस एटम का। जो फोटोन निकला था यहाँ से यहाँ जाएगा, फोटोन निकलेगा, क्योंकि हायर से लोअर एनर्जी पे जाते हैं फोटोन निकलता है, तो फोटोन प्लस एटम का, तो एटम का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर होगा जो h अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो ध्यान रखिए, मोमेंटम ऑफ एटम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का आपको पता है रेडवर्क्स फॉर्मूला आर जेड, अच्छा 1 अपॉन लैम्डा होता है आर, 1 अपॉन लैम्डा होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 1 अपॉन लैम्डा की जगह रखिए, 1 अपॉन लैम्डा की जगह रखिए, ये h है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फिफ्थ से 1 पे आ रहा है तो रखिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम, तो यहाँ देखिए मोमेंटम होता है मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम से इधर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा।